हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये है हमारा डेली करंट अफेयर लेक्चर। तो यहाँ से हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो कानून है जिसके द्वारा यहाँ पे शादियाँ संपन्न कराई जाती हैं, ना किसी की कास्ट को देख के, ना किसी के धर्म को देख के, ना किसी को अपने धर्म या कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी रिचुअल्स को ना फॉलो किए करते हुए जो शादियाँ संपन्न कराई जाती हैं वो करवाई जाती हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एक पेटिशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। वो पेटिशन बेसिकली आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो 21 है उसको उनके थ्रू यहाँ पे चैलेंज किया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं, उनको यहाँ बेसिकली चैलेंज किया गया था। जो चैलेंज में जो फर्स्ट टॉपिक था, जो फर्स्ट एक इनका क्वेश्चन था कि यहाँ पे 30 डेज का जो नोटिस दिया जाता है, वहाँ पे 30 डेज के नोटिस के अंदर में यहाँ जो वायलेंट एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर में, उनको जब इन मैरिज के बारे में पता लग जाता है, जो टू डिफरेंट जो सेक्शंस या रिलीजन्स के बेसिस जिन पीपल्स की यहाँ मैरिज होने वाली है, तो उन जो कपल्स हैं उनको यहाँ पे परेशान किया जाता है उन जो वायलेंट एलिमेंट्स के द्वारा। इसके अलावा इसमें बताया गया था कि जो 30 डेज का जो नोटिस है उसके अंदर में बेसिकली वहाँ पे जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है उसके द्वारा जो नेम है वो डिस्क्लोज़ कर दिया जाए, तो वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्राइवेसी स्टूडेंट्स, हमको पता है कि आफ्टर द के.एस. पुट्टास्वामी केस आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को यहाँ पे चैलेंज किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट वो एक्ट है जिसके अंदर विदाउट गोइंग थ्रू एनी चेंजेज, एनी फॉलोइंग एनी रिलीजियस कस्टम्स और रिचुअल्स को फॉलो करे बिना अगर कहीं पे शादी दो कपल्स के बीच में संपन्न होती है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पे होती है। यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये है 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक लिबरल सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जब इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू जो शादियां हुई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उन कपल्स को परेशान किया गया है। लव जिहाद जो एक एंगल है उसको यहाँ पे प्रोपोगेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे उसके अगेंस्ट में जाके ये केस है जो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए चैलेंज के रूप में। जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंदर में इस जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसको चैलेंज किया गया था। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। और स्पेशल मैरिज एक्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे वो कानून जिसके थ्रू शादियाँ हैं जो संपन्न होती हैं विदाउट एनी कस्टम, एनी रिलीजियस रिचुअल के बिना, यहाँ पे जो शादी थ्रू द रजिस्ट्रेशन जो संपन्न होती हैं उनको यहाँ इंक्लूड किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, क्लाउड सीडिंग को बेसिकली आर्टिफिशियल रेन के रूप में भी जाना जाता है। क्लाउड सीडिंग वो प्रोसेस है, वेदर का मॉडिफिकेशन एक प्रोसेस है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कैसे दुबई के अंदर में जो आर्टिफिशियल रेन हुई थी और उसको उन लोगों ने जो शो किया वर्ल्ड के अंदर में कि हमने क्लाउड सीडिंग के थ्रू, क्लाउड सीडिंग या फेक रेन के थ्रू हमने यहाँ पे जो रेनफॉल करवाई है, जो प्रेसिपिटेशन को अचीव किया है, उसको दुबई ने काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किया था। क्लाउड सीडिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर वेदर को यहाँ मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका जो बेसिकली एम ये होता है प्रेसिपिटेशन होना, जिसके थ्रू जो क्लाउड्स का तो यहाँ एरोप्लेन का यूज किया जाता है। एरोप्लेन के यूज के अंदर जो क्लाउड न्यूक्लाई हैं उनको यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है। आप बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लाउड न्यूक्लाई जब आसमान में स्प्रेड किए जाएंगे उसके चारों तरफ है जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और वो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे यहाँ पे डाउन फॉर्म उसका
रिजल्ट होगा। अगर यहाँ बेनिफिट की बात करें कि क्लाउड सीडिंग का क्या बेनिफिट है, तो क्लाउड सीडिंग का जो बेसिक बेनिफिट ये है कि ये रेनफॉल को प्रोड्यूस करता है, बट इसका अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो ओनली 30% ही सक्सेस रेट है, इतना ज़्यादा इसका सक्सेस रेट नहीं है क्लाउड सीडिंग का। तो क्लाउड सीडिंग के अंदर बेसिकली एरोप्लेन के यूज़ के थ्रू या ग्राउंड से भी यहाँ पे जो क्लाउड न्यूक्लियाई हैं जिनका यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है, और न्यूक्लियाई जब आसमान में छोड़े जाएंगे तो उसके जो चारों तरफ है वो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन होने के चांसेस हैं, बट इसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है। चाइना ने भी यूज़ किया है, इंडिया ने भी यूज़ किया है, यूएसए ने भी इसको यूज़ किया है, तो रिसेंटली इसको यूएई ने यूज़ किया था इन 2021 के अंदर में, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। तो स्टूडेंट्स हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट और रिसेंटली जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उन्होंने जो क्लाउड सीडिंग है उसको यूज़ किया है। यहाँ पे जो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इससे पहले जो क्लाउड सीडिंग को यूज किया था, इस कॉन्सेप्ट को फॉर द आर्टिफिशियल रेन, वहाँ के इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल रेन के लिए। बेसिकली इसमें जो एरोप्लेन के थ्रू यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं उनको छोड़ा जा रहा है, उससे जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको याद रखना चाहिए कि ओनली 30% ही यहाँ पे जो सक्सेस रेट है इसका, इतना हाई सक्सेस रेट नहीं है। तो क्लाउड सीडिंग एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसके थ्रू जो वेदर है उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द परख। परख एक इनिशिएटिव है जिसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है परख? परख बेसिकली एक न्यू रेगुलेटर के रूप में जो सभी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जाए, समानता यहाँ पे क्रिएट की जाए, उसके लिए एक रेगुलेटर को लॉन्च किया गया है परख नाम से, जहाँ पे जो लोगों का जो चिल्ड्रंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे जो नॉलेज है उसको एग्जामिन किया जाएगा, उनका कंटिन्यू यहाँ रिव्यू किया जाएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी के रूप में परख को यहाँ पे डेवलप किया गया है। परख अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जहाँ वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो हेड किए थे उनका क्या नाम था कि क्या नाम, इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन, ये नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसको हेड किए थे जो हमारे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन रहे हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जो परख है बेसिकली एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के स्पॉन्सर जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका भी मेन कंपोनेंट है कि ऐसा एक रेगुलेटर होना चाहिए जो यहाँ पे बेसिकली जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं जो चिल्ड्रंस के असेसमेंट से रिलेटेड हैं उनका एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में जो वर्क करे, तो इसलिए यहाँ पे परख लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ बात आई है तो सबसे पहले हमको बात करनी चाहिए कि इंडिया में फ़र्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी यहाँ इंडिया में आई 1968 में, उसको जो हेड कर रहे थे DS कोठारी। उसके बाद में हमारी दूसरी जो एजुकेशन पॉलिसी है 86 में आई, और ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, ये हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा परख के बारे में कि परख का जो बेसिक जो वर्क है वो यहाँ पे असेसमेंट से रिलेटेड है, चिल्ड्रंस का असेसमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके डिफरेंट बोर्ड हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं इवेल्युएट करने के लिए अपने जो स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इवेल्युएटिंग जो प्रोसेस है उसको ओपन किया गया है परख नाम से। इसके अलावा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है जो किसका है, NCERT का नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है उसके द्वारा यहाँ पे यूज किया जाएगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे को यहाँ असेसमेंट के लिए। उसका भी जो वर्क है वो कम्प्लीटली यहाँ परख के द्वारा देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा परख के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, ये एक स्कीम है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ, अगर हम बात करें कि जो हमारी डीनोटिफाइड
नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं उनके रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का ये स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम होने की वजह से हाई चांसेज हैं कि इस यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो पहली बात तो हमको नाम पता होना चाहिए कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। अब बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें कि DNT का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, तो ये DNT हैं कौन? DNT बेसिकली ब्रिटिश समय में कुछ ऐसी ट्राइब्स जिनको क्रिमिनल ट्राइब के रूप में यहाँ पे डेजिग्नेट कर दिया गया था थ्रू द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के थ्रू, उन्हीं क्रिमिनल ट्राइब्स को आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो नाम दिया गया, वहाँ नाम दिया गया डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के रूप में इनको यहाँ पे जो नाम है वो दिया गया है। ब्रिटिश समय में ऐसा बोला जाता था कि इन ट्राइब्स से बेसिकली दे आर द बोर्न क्रिमिनल्स, ये जो पैदाइशी ही बेसिकली अब क्राइम की दुनिया में ये पैर रखते हैं, ऐसा इनको कुछ ट्राइब्स को यहाँ डेजिग्नेट कर दिया गया था। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आई है दिल्ली क्राइम, उसके अंदर में जिसका सेकंड सीजन है दिल्ली क्राइम का, उसके अंदर भी शो करने की कोशिश की गई है इनके बारे में, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। तो बेसिकली जो स्कीम है, स्कीम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के रिलेटेड। 2006 के अंदर में डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके यहाँ एम्पावरमेंट के लिए, उनकी यहाँ कंडीशंस के लिए एक कमीशन एग्जिस्टेंस में आया। रेन के इडाटे कमीशन इसको बोलते हैं। रेन के इडाटे कमीशन है जो 2006 में आया। उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 2.74 करोड़, अराउंड द 11 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर में। जो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब है, इसके थ्रू, यहाँ स्कीम के थ्रू क्या किया जाएगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जिसके थ्रू इनकी जो यूनिक आईडी है उनके थ्रू यहाँ पे इनको कैटेगराइज किया गया है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में यहाँ पे इनको बेसिकली जो रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं वहाँ पे, जैसे कि PM आवास योजना, इसके अलावा एजुकेशन में फ्री कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो सब स्कीम्स हैं इनके एम्पावरमेंट के लिए इन लोगों को दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर द डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। यहाँ पे हमने देखा डीनोटिफाइड ट्राइब्स जिनको पहले क्रिमिनल ट्राइब का टैग दे दिया गया था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इनका जो टैग लाइन है वो चेंज किया गया है एज ए डीनोटिफाइड ट्राइब। रेन के इडाटे कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उसके बाद में अगर हम इसके सीड जो ये स्कीम है इसकी बात करें, इसके थ्रू एक यूनिक आईडी दी जाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एजुकेशन, इनको अगर मकान देना है, एजुकेशन देना है, इंश्योरेंस देना है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं उस यूनिक आईडी को यूज़ करते हुए इनको यहाँ पे उस पोर्टल के थ्रू जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो सब इनको यहाँ पे उसका बेनिफिट ये लोग उठा सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द सीड स्कीम से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लाइव मिंट के अंदर बेसिकली एक एडिटोरियल था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंडिया के जो रोल है वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर में, एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन जो रोल प्ले किया है इंडिया ने, इंडिया का इस रोल को प्रेज किया गया है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या क्या रोल प्ले किया है अभी तक, सबसे पहले इंडिया ने इनजस्टिस के अगेंस्ट में फ़ाइट करने से रिलेटेड है कि इंडिया ने ही पहली बार जो अपार्थाइड है, जो रंग भेद की जो नीति थी, ब्लैक एंड वाइट की जो नीति थी, उसके अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाने वाला पहला कंट्री बना था। अगर हम बात करें कि पीस कीपिंग फोर्सेज में, तो पीस कीपिंग फोर्सेज में इंडिया के द्वारा 2 लाख ट्रूप्स हैं जो यहाँ पे UN पीस कीपिंग फोर्सेज में अलाउ किए गए हैं। 49 जो इसके मिशन हैं, जिसमें 2017 के अंदर में इंडिया के द्वारा एक ऑल वुमेन कंटिजेंट है उसको भी यहाँ डिप्लॉय किया गया था, जो लिबेरिया के अंदर में यहाँ डिप्लॉय किया गया था पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में।
स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसको यहाँ पे ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं। ब्लू हेलमेट बोलने के बिहाइंड में जो रीज़न है वो ये है कि जो कैप या हेलमेट जो यूज़ किया जाता है इन फोर्सेज के द्वारा उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ब्लू कलर होने की वजह से उसको ब्लू हेलमेट बोला जाता है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली ड्यूरिंग द कोविड-19 के समय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे वैक्सीन मैत्री का जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया, जिसके थ्रू जो गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैक्सीन है उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहुँचाया गया। तो ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया ने इस जो इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस की जो सिचुएशन थी उसके समय में एज ए लीडर के रूप में उभरा है। इसके अलावा G4 ग्रुप है। G4 ग्रुप क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो G4 ग्रुप के थ्रू रिफॉर्म्स को इंडिया यहाँ पे लीड कर रहा है। इसके जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है वहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है इंडिया के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अगेंस्ट द काउंटर टेररिज्म इंडिया ने कंटिन्यू अपनी आवाज़ उठाई है। तो कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट द जो टेररिज्म से रिलेटेड जो कन्वेंशन है इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 में, तो वो भी इंडिया के द्वारा ही प्रपोज किया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक कमेटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267, ये बेसिकली डेजिग्नेट करती है किसी भी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे जब वो टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। तो ये भी बहुत सारी कमेटीज़ में इंडिया के द्वारा ही अगेंस्ट द जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में इंडिया के द्वारा कंटिन्यू वॉइस है उसको रेज किया जाता है। तो इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। यहाँ पे यूएन ने इंडिया को यहाँ प्रेज किया है कि इंडिया के जो रोल हैं, अपार्थाइड हो, चाहे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एज ए डिफेंस फोर्सेज में हो, चाहे इसके अलावा इंडिया ने जो बेसिकली फार्मेसी, कोविड, जो हमारी वैक्सीन मैत्री, जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था वैक्सीन मैत्री का, जिसके थ्रू डिप्लोमेसी को यूज करते हुए एज ए टूल हमने जो वैक्सीन पहुंचाई है। तो ये कुछ इंडिया के कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, जिनको यहाँ पे यूएन के द्वारा प्रेज किया गया है। अभी हम बात करेंगे अभिजीत सेन सर की। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ये बेसिकली अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर को जो रिफॉर्म करने से रिलेटेड इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा काम किए गए थे, तो उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये रिनाउंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के भी ये मेंबर थे। अगर हम बात करें, एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये जो कमीशन है जो बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है इस कमीशन के द्वारा। तो इस कमीशन के ये चेयरमैन थे और इन्हीं के द्वारा बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया इस कमीशन के द्वारा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करने की बात हो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो सब चीज़ें भी अभिजीत सेन सर के द्वारा प्रपोज की गई हैं। स्वामीनाथन फॉर्मूला है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका जो बेसिकली जो ड्राफ्ट है वो कम्प्लीटली जो इसको इम्प्लीमेंट करने के बिहाइंड में जो ब्रेन चाइल्ड था वो अभिजीत सेन सर का ही यहाँ पे था। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको बेसिकली कंसेप्चुलाइज जो किया गया प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहते हुए, इन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को इम्प्लीमेंट करवाया और इन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो रोल प्ले किया है उसके लिए इनको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया है। कंटिन्यू आज न्यूज़पेपर में हर जगह इनके बारे में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, ये था अभिजीत सेन सर के बारे में। अभी रिसेंटली कुछ जो पर्सनैलिटीज़ बहुत सारी न्यूज़ के अंदर रही हैं तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप ऐसे के अंदर में, एथिक्स के अंदर में, इन सब जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इन पर्सनैलिटीज़ के जो बारे में जो भी इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में, तो उन सब पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अभिजीत सेन सर के बारे में देखा, हमने इंडिया को जो प्रेज किया गया है एट द यूनाइटेड नेशन तो उसके बारे में देखा,
हमने देखा कि यहाँ पे जो सीड स्कीम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए डीएनटी ट्राइब्स के लिए, तो उसको यहाँ पे देखा क्योंकि ये हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकी हैं ट्राइब्स, तो इन ट्राइब्स को बेसिकली एक अपलिफ्टमेंट देने के लिए जिसके थ्रू ये यहाँ पे कुछ मेन स्ट्रीम में आ सकें और यहाँ पे प्रॉपर वे में जो वेल इस्टेब्लिश जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनसे ये कम्पीट कर सकें एजुकेशन सेक्टर में या, तो इसीलिए जो ऐसी स्कीम्स हैं जो मार्जिनल सेक्शंस को दी जाती हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो ये सीड स्कीम के बारे में हमने देखा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। इसके अलावा परख पोर्टल जो लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, उसके बारे में हमने देखा। हमने क्लाउड सीडिंग के बारे में देखा कि क्लाउड सीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल रेन जो लास्ट ईयर यूएई के अंदर करवाया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर था। इसको फेक रेनफॉल भी बोलते हैं, फेक रेन भी इसको बोलते हैं। तो क्लाउड सीडिंग जो बेसिकली कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट को देखा जो इस एक्ट को चैलेंज किया गया है जो प्राइवेसी के वायलेशन के रिलेटेड। इसके अलावा आर्टिकल 14 के अंडर में इस एक्ट को चैलेंज किया गया। तो स्पेशल मैरिज एक्ट को देखा कि ऐसा कानून जिसके थ्रू कोई रिलीजन की कस्टम को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, कोई रिचुअल को फॉलो करे बिना दो कपल्स के द्वारा जो शादी की जाती है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट को देखा कैसे इसके अगेंस्ट में कुछ लव जिहाद या एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं वो आए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो स्टूडेंट्स आज के करंट अफेयर में हम इतना ही रखते हैं। डेली आपको इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।